आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी विविध आयाम इस हिंदी पुस्तक से चौथा पाठ देखेंगे। कार्यालयीन हिंदी मतलब राजभाषा के लिए प्रमुख कार्य, उसमें प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पण, प्रतिवेदन, यह उसके प्रमुख भाग हम देखेंगे। पिछले भाग में हमने इस पाठ की शुरुआत की है। इसमें 2 भाग हो चुके हैं। उसमें हमने प्रारूपण, उसकी विशेषता है, उसके महत्वपूर्ण अंग हमने देखे। उसके बाद संक्षेपण का मतलब क्या होता है, संक्षेपण किस तरह से लिखना होता है, उसमें भी विशेष महत्वपूर्ण अंग हमने देखे। तो आज हम संक्षेपण का स्वरूप देखेंगे। किसी भी लिखित या कथित विषय वस्तु को उसमें निहित तथ्यों के पूर्व अर्थबोध के साथ कम से कम शब्दों में पुनर्विवेचित करने की प्रक्रिया को संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। संक्षेपण उसे कहते हैं जिसमें एक विस्तृत मूल संदर्भ का यथार्थ, स्पष्ट, पूर्ण एवं सुसंबद्ध किंतु संक्षिप्त रूप में संभव हो तो मूल के 1/3 भाग में तथा सहज भाषा में प्रयुक्त किया जा सके। संक्षेपण से अभिप्राय ऐसी रचना होनी चाहिए जिसमें किसी वक्तव्य, लेखन, निबंध, अनुच्छेदित आदि से व्यक्त किए गए भावों को संक्षेपण में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ संक्षिप्त रूप स्वतः पूर्ण, स्पष्ट, तारतम्य युक्त और प्रभावी होना चाहिए। सारांश लेखन और संक्षेपण में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यह सारांश या अंग्रेजी प्ररूपण जिस्ट है। सारांश में केवल उस मूल तथ्य केंद्र को प्रस्तुत किया जाता है जिसके इर्द गिर्द मूल वातावरण का विकास और विस्तार होता है। इस प्रकार के लेखन में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को न देकर मात्र मूल मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है, जो मूल के तृतीयांश अंश से काफी कम होना चाहिए। सारांश बहुत ही नुकीला और स्पष्ट होता है। इसके पढ़ने में मूल अंश को पढ़ने के प्रति रुचि तो जागृत होती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे पढ़कर मन में अवधारणा ही स्पष्ट न हो। जिस सारांश में अवधारणा स्पष्ट न हो वह निश्चित रूप से त्याज्य है और पाठक के लिए अर्थहीन। जिस्ट के लिए हिंदी में भावार्थ, भावलेख शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इस शब्दों के मूल में भी सारांश का भाव निहित होता है। सारांश लेखन या संक्षेपण में लेखन की दृष्टि से मूल अंश के समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को ठोस रूप में प्रस्तुत करने की ओर टिकी रहती है। लेखक तथ्यों की व्यवस्थित रूप में प्रकट करते हैं। बुद्धि पक्ष की प्रधानता रहती है। अभी अंग्रेजी में एक और शब्द समरी भी प्रचलित में है। किसी मूल संक्षिप्त विषय प्रस्तुत करने की समरी है। हिंदी में इसके लिए सार लेखन के स्थान पर संक्षिप्त विवरण अधिक सटीक है। आकार के संबंध में नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जाता। अनावश्यक तथ्यों के लिए समरी में भी स्थान नहीं है। समरी को यदि सार लेखन तैयार करने के लिए प्रथम सोपान कहा जाए तो अयुक्त नहीं होगा। प्रशासन के एक और शब्द रेजू है, उसको जो शब्द रेजू होता है उसमें आजकल प्रचलन होता है रेज्यूमे। यह फ्रेंच शब्द है और समरी का पर्याय माना जा सकता है। इस प्रकार संक्षेपण से मिलते जुलते शब्द है सार, सारांश, सार वृत्त, सार संग्रह, संक्षेपण तथा संक्षेपण विवरण आदि, जिसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्यतः मूल से तीसरा अंश तक अत्यंत संक्षिप्त ही सार या सारांश आदि है। आशय भी श्रृंखला का शब्द है। इसका अभिप्राय
पर्याय है आशय या अभिप्राय। इसमें किसी अनुच्छेद के मुख्य बिंदुओं और उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। किसी गंभीर भाव या अस्पष्ट के मुख्य बिंदुओं और उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है कि जिसके जो भाव होते हैं वह अस्पष्ट उक्ति से सर्वग्राह्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। पर संक्षेपण सार लेखन सारांश से नितांत भिन्न है। पुस्तकों में उपसंहार तथा निष्कर्ष का प्रयोग भी मिलता है। अभी संक्षेपण के कुछ प्रकार उन्होंने दिए हैं, जिसमें संक्षेपण के भेद कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्र संक्षेपण, प्रवाहमान संक्षेपण, तालिका संक्षेपण और स्वतः पूर्ण संक्षेपण। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्र संक्षेपण। यह संक्षेपण का एक सर्वसामान्य प्रकार है जिसमें किसी लेखांश का संक्षेपण कराना जाता है। स्कूलों कॉलेजों को पाठ्य पुस्तकों में इसी तरह से संक्षेपण का सार लेखन के नाम से उसी को निर्दिष्ट किया जाता है। इसे स्वतंत्र संक्षेपण कहा जाता है। स्वतंत्र संक्षेपण का मूल का लगभग 1/3 होना चाहिए। इसका उपयोग कार्यालय तथा कार्यालय से बाहर विद्यालयों आदि में सर्वत्र संभव है। प्रवाहमान संक्षेपण, यह कार्यालय में निस्तारण के लिए एक विषय आता है जिसमें पहले से पत्राचार हो रहा है, पहले कुछ निर्णय हो, आदेश आदि दिए जा चुके हो, तब उस पूर्वगामी पत्रों, निर्णयों आदि का प्रवाहमान संक्षेपण करके टिप्पण के साथ रख दिया जाता है। वह प्रवाहमान संक्षेपण फाइल के साथ अथवा कवर के साथ रखा जाता है। पत्रों, निर्णयों, आदेशों आदि का जो क्रम होता है, उस क्रम से प्रवाहमान संक्षेपण से अधिकारी के समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। पूरा प्रवाहमान संक्षेपण शुरू से अंत तक एक वस्तु है, एक केंद्र के इर्द गिर्द वह घूमता रहता है। किंतु किन्हीं असंबद्ध पत्रों, घटनाओं आदि का सिलसिलेवार संक्षेपण अर्थात प्रवाहमान संक्षेपण नहीं होता। पूर्व पत्र व्यवहार का जो प्रवाहमान संक्षेपण तैयार किया जाता है, उसमें मूल पत्र के प्रेषक का नाम और पद, पत्र का विषय और अपने बाद में विषय वस्तु के तथ्यों एवं तर्कों आदि का संक्षेपण में उल्लेख आना चाहिए। मूल पत्र का कार्यालय से क्या उत्तर गया और उसके बाद क्या प्रत्युत्तर मिला, इस प्रकार वर्णन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गंगा गंगोत्री से निकलकर कुछ समुद्र तक पहुंचती है। गंगोत्री से निकलकर समुद्र तक यात्रा के दौरान गंगा में एक सी धारा का प्रवाह बना रहता है। ठीक उसी तरह का प्रवाह निरंतर प्रवाहमान संक्षेपण बनाने के लिए रखना चाहिए। उसमें 3 है तालिका संक्षेपण। बहुत दिनों से चले आ रहे हैं लंबे पत्रकार के संक्षेपण में एक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति की सहकार या सहायता लेनी चाहिए, जिसमें इस पद्धति में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाकार खाने यानी कॉलम बनाने चाहिए। देखो नीचे दिए हैं रकाने कॉलम्स, क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषित प्रेषक और वस्तुनिष्ठ, इस तरह का कॉलम्स या खाने करने चाहिए। चौथा है स्वतः पूर्ण संक्षेपण। मंत्रिमंडल की परिषद के सामने चर्चा या निर्णय के लिए विभागों से जो विषय प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके प्रत्येक के साथ स्वतः पूर्ण सारांश या स्वतः पूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संक्षेपण के विषय में संबंधित जो भी बातें रहती है, तर्क और तथ्य होते हैं, घटनाएं, पत्राचार है, यदि किसी विषय पर अलग अलग विभागों आदि की अलग अलग राय हो तो उनका भी संक्षेपण विवरण रहता है। स्वतः पूर्ण संक्षेपण का क्षेत्र अन्य संक्षेपण के प्रकारों से अधिक व्यापक है। वास्तव में स्वतः पूर्ण संक्षेपण सुंदर संक्षेपण के साथ साथ टिप्पण भी है और प्रारूपण भी है। इस तरह से उन्होंने संक्षेपण के यह अंग दिखाए हैं। अभी संक्षेपण के गुण या विशेषताएं।
संक्षेपण के कतिपय गुण और विशेषताएं भी है, वो निम्नलिखित अनुसार है। एक है शुद्धता, जैसे हमने प्रारूपण के देखे वैसे ही संक्षेपण के हैं। शुद्धता संक्षेपण के लिए पहला और सबसे आवश्यक गुण है। संक्षेपण लेखन शुद्ध होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सारांश में ठीक यही बात लिखी जानी चाहिए जो मूल संदर्भ में विद्यमान हो, न तो संदर्भ की कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी चाहिए और न कोई बात उसमें अपने मन से जोड़नी चाहिए। इतना ही नहीं, मूल संदर्भ में वर्णित किए भी जो भी बातें होती है उसकी ओर से कोई टिप्पणी भी नहीं की जानी चाहिए। जिस बिंदु पर मूल संदर्भ में जितना जोर दिया जाए, संक्षेप में उतना ही रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संक्षेप जो है वो शुद्ध नहीं कहा जा सकता। दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षेपण का केंद्र बिंदु है संक्षिप्तता। अनावश्यक बातों के लिए संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। दृष्टांत देकर व्याख्या का कोई प्रश्न ही नहीं है। मूल अनुच्छेद अवतरण की सभी विचारों को कम से कम शब्दों में रखने का प्रयास करना चाहिए। 150 शब्दों के अनुच्छेद का संक्षेपण करते समय मात्र यह जो संक्षेपण होता है वो निरर्थक नहीं हो सकता। फिर भी कलेवर का लघु होना अनिवार्य है। मतलब संक्षेपण ज्यादा बड़ा अपने मन से चढ़ा बढ़ा कर नहीं, तो वो एकदम संक्षिप्त में और एकदम कलेवर और एकदम कम से कम शब्दों में होना चाहिए। तीसरा है संक्षेप में सुस्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता यानी सरलता, स्पष्टता या एकार्थी होना चाहिए। संक्षेपण की प्रक्रिया में शब्दों का चयन और वाक्य रचना की ऐसे रखना चाहिए कि मूल पाठ का आशय पर्याप्त स्पष्टता के साथ व्यक्त हो सके। संक्षेपण में भाषा संरचना घाघर में सागर भरने वाली होनी चाहिए। सरल प्रवाह पूर्ण और भावों से भरी हुई विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली एवं स्पष्ट हो। संक्षेपण में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया होगा उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग कदापि न किया जाए। संक्षेपण ये स्पष्ट और एकार्थी होना चाहिए। दूसरा है पूर्णतः। संक्षेपण का अर्थ कदापि यह नहीं है कि मूल अर्थ अनुच्छेद की कुछ अपेक्षित बातें छूट जाए और कुछ आ जाए। ध्यान यह रखना पड़ेगा कि मूल के सभी महत्वपूर्ण यथार्थ और उपयोगी तथा जो भी शब्द है वह सत्य पूर्ण रूप में संक्षेपित अनिवार्य अंग है। उनमें से यदि कोई छूट जाता है तो संक्षेपण की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। वस्तुतः संक्षेपण में न तो अपनी ओर से मूल्यांकन शैली में कुछ टिप्पणी की संभावना हो और न ही निष्कर्ष में शैली में कोई निर्णय देना पड़े। आवश्यकता इस बात की है कि प्रस्तुत विषय सामग्री का निरक्षीर विवेक सम्मत पूर्ण रूप से संक्षेपण में उभर कर आना चाहिए। पांचवा है तारतम्यता। संक्षेपण में तारतम्यता का होना अत्यधिक आवश्यक है। असंबद्ध विचारों या पाठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छे संक्षेपण में अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे में श्रृंखलाबद्ध जुड़े हुए होने चाहिए। जहाँ एक विचार से दूसरे विचार में तारतम्य होना चाहिए, वही मूल भाव सुरक्षित रहना चाहिए। संक्षेपण में प्रवाह पूर्ण होना चाहिए। सारांश के वाक्य आपस में इस तरह जुड़े हो कि वे असंबद्ध और बिखरे बिखरे न लगे। छठा है विवेचनात्मक। संक्षेपक सार लेखक के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि उसकी जो बुद्धि पर्याप्त पैनी हो, उसमें तथ्यों को परखने और उनका सही विवेचन करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि लेखक का विवेचनात्मक पक्ष ही दुर्बल हो तो आवश्यकतानुसार मूल भावों को पकड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में विवेचनात्मकता का अभाव हो सकता है। सातवां है प्रभावोत्पादकता। संक्षेपण में भावों में जहाँ निश्चित क्रम बना रहना चाहिए, वहाँ उसका समग्र रूप प्रभावोत्पादक होना जरूरी होता है। क्रम अगर बिखरा है तो
प्रभावी होना भी बाधा हो पड़ती है। भावों में क्रमबद्धता प्रभावशाली बनने के लिए सहायक बनती है। 8वां है मौलिक रचना। संक्षेपण में मूल पाठ को 1/3 शब्दों या वाक्यों में चुना लेना चाहिए। 2/3 शब्दों का वाक्य को छोड़ देना चाहिए। वो वाक्य जो है 2/3 वो छोड़ नहीं देना है। यह यथासंभव मूल पाठ के लिए सभी शब्दों के आशयों को सार रूप में 1/3 शब्दों में व्यक्त करता है। अंततः संक्षेपण में लेखन पहले मूल पाठ को पढ़कर अपना बनाता है और फिर उसे अपने शब्दों से संक्षिप्त बनाता है। 9वां है शीर्षक। किसी भी पाठ का संक्षिप्ततम रूप होता है शीर्षक। शीर्षक में संक्षेप का मूल भाव सम्मिलित होना चाहिए। शीर्षक किसी रचना का मुख्य द्वार है जो उसमें प्रवेश करने के लिए पाठक को प्रेरित करता है। शीर्षक से पाठ के केंद्रित भाव को व्यक्त करने वाले संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। संक्षिप्तीकरण का शीर्षक आवश्यक देना चाहिए। और उसका 10वां भाग है सहज स्पष्ट भाषा शैली है। ये इसका 10वां अंग है। मूल अनुच्छेद की सभी बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करते समय यह भी आवश्यक है कि सभी तथ्य स्पष्ट रूप में उभरने चाहिए। ऐसा न हो कि मूल ही सहज स्पष्ट बातें संक्षिप्त रूप में आकर और उलझ जाए, और इसी प्रकार की ऐसी किसी भी बातों में अस्पष्ट बातों में उलझने नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार किसी पैराग्राफ में कुछ बातें समझाई गई है, उसी प्रकार संक्षेप में हमें उन बातों को संक्षिप्त रूप में समझाकर लिखना होता है। यह संक्षेपण करने वाले की प्रतिभा और अभ्यास एक बार पुनः उपयोगी सिद्ध होता है। उसकी भाषा शैली, शब्द चयन, वाक्य संक्षेपण और प्रस्तुतिकरण सभी का प्रभाव संक्षेपण स्पष्ट और सहज बनाता है। आवश्यकता तो इस बात की है, मूल सामग्री को संक्षेपण में आकर सहज और सरल हो जाना चाहिए। 2 या अधिक अर्थ वाले द्विअर्थक शब्दों को नहीं चुनना चाहिए। शैली सरल और सर्वजन सहज होनी चाहिए ताकि उसका अपेक्षित प्रभाव पड़ सके। उनमें कुछ अधूरा या उलझा सा न लगे। संक्षेपण की भाषा में अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह से आज हमने संक्षेपण के विशेष गुण और उसके अंग हमने देखे। संक्षेपण किस तरह से होना चाहिए उसमें हमने 10 उसकी विशेषताएं देखी। उसमें शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, पूर्णता, तारतम्यता, विवेचनात्मकता, प्रभावोत्पादकता, मौलिक रचना, शीर्षक और 10वां सहज स्पष्ट भाषा शैली, यह आज हमने अध्ययन किया है। आज तक हमने जितना सारा 4th लेसन या चौथे लेसन का विवरण, प्रारूपण, संक्षेपण पढ़ा है। आप भी अपने घर पे 2-3 बार पढ़िए और समझिए। इसके आगे का जितना हुआ बचा हुआ पाठ का भाग है, संक्षेपण के कई उदाहरण, ये हम अगली सेशन में या अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।